नमस्कार मित्रों, देश से ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस हिस्ट्री का 12th चैप्टर, जिसका नाम है इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक शेयर की है, वहाँ पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हैं, जैसे साइंस हो गया, सिविक्स वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। 12th चैप्टर इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस। एक्चुअली ये शब्द ही मुझे थोड़ा सा गलत लगता है, ये स्टेटमेंट ही थोड़ा गलत लगता है मुझे। इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस मतलब भारत ने स्वतंत्र प्राप्त किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया विंस इंडिपेंडेंस। हमको किसी ने भीख में नहीं दिया था इंडिपेंडेंस, हमने जीत कर लिया था। पे अभी तो ठीक है, इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस म्हणजे स्वातंत्र्य मिळवलं असा अर्थ होतो, लेकिन आपके पुराने सिलेबस में तो ऐसा था कि इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस, मतलब भारताला स्वातंत्र्य मिळालं, कुणीतरी दिलं ते असं। इट्स नोबडी हैज गिवन अस इंडिपेंडेंस, वी हैव फॉट फॉर इट, मेनी इंडियंस हैव डाइड फॉर इट। That's how we have won our independence. So the proper wording should be India wins independence. अभी ये इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस ऐसा क्यों है, इसका भी मैं आपको बताता हूँ चैप्टर पढ़ाते समय। During the period of Second World War, Indian freedom struggle had become more extensive. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय जो है स्वतंत्र संग्राम बहुत ही ज़्यादा व्यापक हो चुका था और बहुत ही लोग मतलब जिद कर ली थी लोगों ने कि हमें आज़ाद होना है ब्रिटिशों से। द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वॉज गेनिंग इट्स स्ट्रेंथ। स्वतंत्र भारत का आंदोलन और उसकी मांग जोर पकड़ रही थी पूरे भारत में। द ब्रिटिश रूलर्स रियलाइज दैट इट वॉज नेसेसरी टू टेक अ सीरियस नोट ऑफ इट। ब्रिटिशों को फिर डर लगने लगा, उन्हें लगने लगा कि अब हमारा राज यहाँ पर टिकना कठिन है। अकॉर्डिंगली द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग वेरियस प्लान्स फॉर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया। तो उन्होंने भारत को इंडिपेंडेंट करने की तैयारी शुरू कर दी। उसके अनुसार कुछ प्लान्स डिजाइन करने उन्होंने शुरू कर दिया। उनको ये था कि अगर इंडिया यूनाइटेड रहा तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे हम अभी तो टुकड़े हुए हैं हमारे पाकिस्तान और भारत का, फिर भी हम इतने शक्तिशाली है कि अभी छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, हम अर्थव्यवस्था है, फिर थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री है, थर्ड फोर्थ, तो इतना स्ट्रांग हो गए। अगर हम यूनाइटेड होते तो कितने स्ट्रांग होते, ब्रिटिशों को यूं ही पीछे छोड़ देते। ये उनको पता था, इसलिए हम हमेशा झगड़ते रहने चाहिए, हमारे रीजन्स में हमेशा झगड़े रहने चाहिए, इसलिए उन्होंने भारत के टुकड़े किए। तो इसका प्लान शुरू हो गया था पहले ही। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी सेक्युलरिज्म के आधार पर। पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजन हैड टेकन पार्ट इन द नेशनल स्ट्रगल। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सभी जाति के लोगों ने, सभी वर्ग के लोगों ने, सभी धर्म के लोगों ने वहां पर हिस्सा लिया था। भारत को स्वतंत्र करने के लिए सभी ने प्रयास किया था। टू वीकन दिस मूवमेंट द ब्रिटिश एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो इस स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर करने के लिए ब्रिटिशों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, मतलब लोगों के बीच में झगड़े करवाना और उन पर राज करना। इट्स कॉन्सिक्वेंस वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। उसका ही रिजल्ट ये था कि मुस्लिमों के लिए उन्होंने कहा कि आप अलग से पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, जिसका नाम रखा गया मुस्लिम लीग। इन 1930 डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, अ वेल नोन पोएट, पुट फॉर अ थॉट ऑफ इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट। मोहम्मद इकबाल नाम का एक कवि था। एक्चुअली इसी ने सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा ये कविता लिखी थी, लेकिन बाद में वो पलट गया और उसने अलग से मुस्लिम देश की मांग की, भारत के टुकड़े करके, पाकिस्तान वगैरह उसकी।
तो ये उसने रंग बदल दिए बाद में। और आज भी हम वो गाना गाते रहते हैं कि सारे उसने लिखा हुआ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वगैरह। लेटर चौधरी रहमत अली पुट अप द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। बाद में चौधरी रहमत अली नाम के व्यक्ति ने, मुस्लिम लीग का मेंबर था वो, उसने पाकिस्तान की कल्पना रखी। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना पुट फॉर द टू नेशन थ्योरी एंड डिमांडेड अ मुस्लिम नेशन नेम्ड पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना नाम का मुस्लिम लीग का जो मेंबर था, उसने टू नेशन थ्योरी रखी, यानी उसने ये बताया कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग समाज है, दो अलग अलग राष्ट्र है, उनको अलग कर देना चाहिए, उनको एक ही देश में नहीं रहना चाहिए। वो अलग देश है और हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के साथ कभी मिलजुल कर नहीं रह सकते, उनको अलग ही कर देना चाहिए। उसके आधार पर उसने पाकिस्तान की मांग की। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज ओनली a Hindu organization. The Muslims have no benefit of it. Such kind of propaganda was started by Barrister Jinnah and Muslim League. तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, ये विचार फैलाना शुरू कर दिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो सिर्फ एक हिंदुओं की पार्टी है और मुसलमानों को उसमें कोई भी फायदा नहीं है। ऐसा उन्होंने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी काफ़ी मुस्लिम थे, मौलाना आज़ाद थे वगैरह, फिर भी उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। वेवेल प्लान। इन जून 1945 लॉर्ड वेवेल द वायसरॉय ऑफ इंडिया ड्रीव अप अ प्लान। तो वायसरॉय जब 1945 में भारत का वायसरॉय लॉर्ड वेवेल था, तो उसने भारत के विभाजन मतलब स्वतंत्र करने का कुछ प्लान बनाया और वो प्रपोजल रखा उसने, प्रस्ताव। There were different provisions in this plan. Accordingly, some of its provisions were that in central and provincial legislatures, Muslim Dalits and minorities should be given proper representation and there will be equal number of Hindu and Muslim members in Viceroy's Executive Council. उस समय भी स्वतंत्रता का कोई प्रस्ताव नहीं था, बस सेंट्रल असेंबली जो होगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल वायसराय की, यानी मंत्रालय, मंत्रियों का दल जैसे, तो उसमें उसने कहा कि स्टेट असेंबली में और सेंट्रल असेंबली में मुस्लिम दलित्स और माइनॉरिटीज को जगह मिलनी चाहिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए मुस्लिम और हिंदुओं को। अभी ये देखिए कैसे अन्यायकारक था, क्योंकि हिंदूज वेर इन मेजॉरिटी, 80% पॉपुलेशन वेयर ऑफ हिंदूज और मुस्लिमों की पॉपुलेशन 20% थी, तो उनको 50-50 सीट्स, यानी ये अन्याय हो गया एक दृष्टि से। फिर दूसरी बात है, उन्होंने कहा तो था कि मुस्लिम दलित और माइनॉरिटीज को हम प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देंगे, लेकिन उनका उद्देश्य ये नहीं था उसके पीछे कि सबको अधिकार मिलना चाहिए, सबको समान हक मिलना चाहिए, ऐसा नहीं था। उनका ये छुपा हुआ एजेंडा था उसके पीछे कि मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करवाया जाए, दलितों को और हिंदुओं में झगड़े करवाए जाए, और दूसरे जो माइनॉरिटीज है जैसे सिख, पारसी, जैन वगैरह, उनको भी अलग किया जाए। ऐसे टुकड़े करके समाज के उनको ऊपर से तो बताना है कि आपको अधिकारों के लिए हम बोल रहे हैं कि आपको भी रिप्रेजेंटेशन देंगे, आपको भी। ऐसा नहीं था, उनका छुपा हुआ एजेंडा यह था कि हर किसी को समाज में टुकड़े करके हर किसी को दूसरे के साथ झगड़े करवाना, ये उनका उद्देश्य था। और बाद में भी हमारे स्वतंत्र भारत के पॉलिटिशियंस ने यही पॉलिसी अपनाई, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अभी बेहतर सिचुएशन है। देखिए, हमें भारतीय बनना चाहिए, ना हम हिंदू है, ना दलित है, ना सिख, जैन, हमें भारतीय बनना है। जब हम पार्लियामेंट में किसी को चुनकर भेजते हैं तो एज ए इंडियन भेजना है, ना हम किसी जाति को देखकर भेजना है, ऐसा नहीं करना हमें। तो उन्होंने ये डिवाइड करना शुरू कर दिया था कि हम आपको भी हक देंगे, आपको भी हक देंगे, ऐसा ऊपर कहने के लिए, लेकिन बीच में वो डिवाइड कर रहे थे अंदर से सोसाइटी को। A meeting of all major political parties in India was organized at Simla to consider the Wavell plan. सभी political parties बड़ी जो थी उनको बुलाया गया शिमला को वेवेल प्लान के बारे में चर्चा करने के लिए। बैरिस्टर जीना insisted that only the Muslim League should have the right to suggest the names of Muslim representatives to the Viceroy's Executive Council.
मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा कि देखिए मुस्लिम लीग को ये अधिकार होना चाहिए, जो भी वायसराय के सरकार होगी उसमें मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स को बिठाने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम लीग को होना चाहिए, बाकी किसी भी पार्टी को नहीं होना चाहिए। मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव्स बस हम है, बाकी कोई भी पार्टी नहीं। बट द कांग्रेस अपोज्ड इट। कांग्रेस ने कहा हमारे यहाँ भी तो मुसलमान हैं, हमारे यहाँ सभी मजहब धर्मों के लोग हैं, तो हम भी नॉमिनेट कर सकते हैं। Therefore the Wavell plan could not be successful। तो इसके कारण एग्रीमेंट नहीं हो पाया किसी पॉलिटिकल पार्टीज में, ऐसा झगड़ा करवाना शुरू कर दिया था उन्होंने, तो इसके कारण वो सक्सेसफुल नहीं रहा। मतलब वो प्लान लाते थे, कहते तो थे हम आपको हक देंगे, लेकिन ऐसे हमारे बीच में ही झगड़े लगवाते थे कि वो प्लान कैंसिल कर दिया जाता था। कैबिनेट मिशन। After the end of Second World War, the British rulers were in favor of granting freedom to India। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिशों को लगने लगा कि देखिए अब हमें भारत में नहीं टिक सकते, काफ़ी लड़ाई लड़ चुके हैं हम दुनिया भर में, और अभी भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी बहुत जोर पकड़ रहा है, तो हमें भारत में नहीं रह सकते, तो भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए। इन द पार्लियामेंट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली क्लैरिफाइड द ब्रिटिश पॉलिसी रिगार्डिंग इंडिया। जो उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे एटली, उसने ये कहा कि ब्रिटिश पॉलिसी को हम बदलेंगे। उसके पहले चर्चिल था, उसने ये कहा था कि हम भारत को स्वतंत्र नहीं करेंगे, भारतीय लोगों की ये औकात नहीं है कि वो अपने खुद से राज कर सके, उनकी औकात सिर्फ गुलाम रहने की है, ऐसा वो चर्चिल का कहना था। बहुत ही रेसिस्ट था वो, लेकिन एटली ने कहा कि हम ठीक है भारत को स्वतंत्र कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ लड़ाई ही इतनी जोर पकड़ रही थी ब्रिटिशों के खिलाफ कि बस। अकॉर्डिंग टू इट द राइट ऑफ इंडियन पीपल टू ड्राफ्ट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिकॉग्नाइज्ड। तो एटली प्राइम मिनिस्टर ने भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार दे दिया। इट वॉज ऑल्सो मेड क्लियर दैट द इशू ऑफ माइनॉरिटीज विल नॉट कम इन द वे ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। उन्होंने ये भी कहा कि माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स वगैरह, उनका मतलब इशू, उनकी समस्याएं बीच में नहीं लाई जाएगी भारत के स्वतंत्र में, वो कहने के लिए था, यानी ऐसा कहा था उन्होंने, मतलब वो पक्का मुस्लिम्स का, माइनॉरिटीज का इशू लाने वाले थे, लेकिन ऊपर ऊपर से कहने के लिए नहीं। In March 1946, a delegation of British ministers, namely Patrick Lawrence, Stafford Cripps, and A.V. Alexander, put forth England's plan regarding India in front of Indian leaders. This is called Cabinet Mission. Cabinet Mission लाया गया 1946 में, मार्च 1946 में। उसमें ब्रिटिश मिनिस्टर्स थे पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर। उन्होंने इंग्लैंड, ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी थी भारत के स्वतंत्रता के बारे में, वो भारतीय नेताओं के सामने रखी। सम ऑफ द प्रोविजन इन द प्लान वेर नॉट एक्सेप्टेबल टू द कांग्रेस। उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस थे, प्रस्ताव थे, जो कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किए। सिमिलरली देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम्स, सो द मुस्लिम लीग वाज अनसेटिस्फाइड। उसमें पार्टीशन की कोई बात नहीं कही थी, मुस्लिम देश अलग बनाना चाहिए, ऐसा कुछ बात नहीं कही थी, तो ये मुस्लिम लीग ने भी प्रस्ताव ठुकरा दिया। देयरफॉर कैबिनेट मिशन वाज नॉट फुल्ली एक्सेप्टेड, तो वो स्वीकृत नहीं हुआ। फिर पाकिस्तान की मांग के लिए मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया। सिंस द डिमांड फॉर ऑफ पाकिस्तान वाज नॉट बीइंग फुलफिल्ड, द मुस्लिम लीग डिसाइडेड फॉर डायरेक्ट एक्शन। उन्होंने डायरेक्ट एक्शन घोषित कर दिया। Accordingly, 16th of August 1946 was declared to be observed as Direct Action Day by the Muslim League। तो 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान के मांग के लिए उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया। यानी उस दिन उन्होंने जो सामने आए उन हिंदू सिखों को काटना शुरू कर दिया। बहुत दंगे हुए देश भर में, बहुत लोग मरे उसमें, हिंदू सिखों को मारा गया बहुत ज़्यादा। तो ये हो गया। द फॉलोअर्स ऑफ मुस्लिम लीग रिसोर्टेड टू वायलेंट वेज। बहुत दंगे करवाए गए भारत भर में और बहुत लोगों को मारा गया। देयर वेर हिंदू मुस्लिम राइट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बहुत दंगे हुए। देयर वेर मैसेकर्स इन नौखाली रीजन इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल। नौखाली रीजन में, नौखाली नाम का एक गांव है,
वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, बंगाल में बहुत ज़्यादा लोगों को मारा काटा गया, इतना ज़्यादा कि सड़क पर ऐसे डेड बॉडीज पड़े थे और वहाँ पर चील कौवे खा रहे थे उन डेड बॉडीज को, इतना काटा गया था लोगों को। पाकिस्तान की मांग के लिए इनोसेंट लोगों को मारा गया। टू स्टॉप दिस वायलेंस गांधी जी वेंट देयर विदाउट गिविंग एनी थॉट टू हिज ओन लाइफ। तो ये हिंसा रोकने के लिए गांधी जी वहां गए और उन्होंने प्रयास किए। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू एस्टेब्लिश पीस देयर। उन्होंने वहां पर जाकर गए, उन्होंने कहा देखिए जो मर गए उनका ठीक है, उन्हें रहने दीजिए और आप आगे से कोई लड़ाई ना करें। मतलब उन्होंने मारा तो ठीक है, लेकिन आप अपने से कोई अटैक मत कीजिए। ये नौखाली जो मैसेकर है, आप उसके बारे में जाकर गूगल पर या यूट्यूब पर देख भी सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। अभी इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना की गई बाद में। वाइल द ब्लेज ऑफ वायलेंस हैड अराइजन इन द कंट्री, वायसराय वेवेल एस्टेब्लिश्ड द इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट यानी टेम्पररी गवर्नमेंट होती है, मतलब ब्रिटिश जाने के बाद जो इलेक्शंस होने तक, भारत में इलेक्शंस होने तक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाई जाने वाली थी, उसको कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द हेड ऑफ दिस गवर्नमेंट। पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनवाया गया। एक्चुअली कांग्रेस में 13 कमिटीज थी अलग अलग, मतलब 13 अलग अलग स्टेट्स के कांग्रेस ग्रुप्स थे। उसमें से 12 लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को प्रधानमंत्री पद के लिए मतलब पसंदी दी थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनना था, वो बहुत डेस्परेट थे, तो उन्होंने गांधी जी को ब्लैकमेल किया और मतलब ऐसा फिर सरदार पटेल जी ने अपना नाम पीछे ले लिया, खुद से ही वो रिजाइन मतलब पीछे हो गए कि ठीक है मैं नहीं होता प्राइम मिनिस्टर, नेहरू को कर दो। तो नेहरू को प्रधानमंत्री कर दिया गया। द मुस्लिम लीग इनिशियली डिनाइड टू पार्टिसिपेट इन द इंटरियम गवर्नमेंट बट लेटर पार्टिसिपेटेड इन इट। तो मुस्लिम लीग जो है शुरुआत में तो ना कर रही थी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया। बट सिंस द लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, हेंस द इंटरिम गवर्नमेंट कुड नॉट वर्क स्मूथली। लेकिन वो हर एक बिल को, हर एक प्रस्ताव को जो है असेंबली में रोकने लगे, रुकावट बनने लगे, उसके कारण वो इंटरिम गवर्नमेंट कुछ ठीक से काम नहीं कर रही थी। माउंटबैटन प्लान। इंग्लैंड्स प्राइम मिनिस्टर एटली हैड अनाउंस्ड दैट इंग्लैंड वुड लीव इट्स डोमिनियन ऑन इंडिया बिफोर जून 1948। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली, उसने ये घोषणा कर दी कि ब्रिटिश जो है वो जून 1948 से पहले भारत पर राज करना छोड़ देंगे। ठीक है। On the background of transfer of power in India, Lord Mountbatten was appointed as Viceroy of India. तो बाद में ट्रांसफर ऑफ पावर यानी ब्रिटिश सरकार से भारतीयों की तरफ ट्रांसफर ऑफ पावर करते समय लॉर्ड माउंटबैटन को वाइसरॉय बनाया गया। माउंटबैटन हेल्ड डिस्कशंस विद प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ इंडिया। उन्होंने भारतीय नेताओं के साथ काफी चर्चाएं की। Thereafter, he prepared a plan of creation of India and Pakistan as two independent nations. तो माउंटबैटन ने यह कहा कि हम तो दो टुकड़े करने वाले हैं भारत के, भारत और पाकिस्तान, दो अलग देश बनाने वाले हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज द प्लान ऑफ पार्टीशन। कांग्रेस ने थोड़ा सा विरोध किया इसको। यूनिटी ऑफ द नेशन वॉज द बेसिक स्टैंड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बट द मुस्लिम लीग रिमेन्ड एडामेंट ऑन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन मुस्लिम लीग ने बहुत देश भर दंगे करवाने शुरू कर दिए पाकिस्तान की मांग के लिए। फिर नेशनल कांग्रेस वॉज इज लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ पार्टीशन विद कंप्लीट हेल्पलेसनेस। कांग्रेस के जैसे बहुत बड़े बड़े नेता जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी वगैरह, उन्होंने जी तोड़कर मतलब कोशिश की कि भारत का विभाजन ना किया जाए, लेकिन क्या हो सकता था, मतलब उन्होंने, कांग्रेस के भी नेताओं ने एक्सेप्ट कर लिया फिर बाद में पार्टीशन को। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन 18th of July 1947 on the basis of Mountbatten plan, the Indian Independence Act was passed in British Parliament. जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट
को पास करवाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ऑन 15th of July 1947 द टू इंडिपेंडेंट नेशंस इंडिया एंड पाकिस्तान विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। उन्होंने घोषित कर दिया 15 अगस्त 1947 से दो देश अस्तित्व में आएंगे। वैसे तो भारत एक सनातन राष्ट्र है, यानी इटर्नल कंट्री है। India was not born on 15th of August 1947. India is ever existing civilization. India is ever existing country. ये हमेशा से रहता आया है, उसे कहते हैं सनातन राष्ट्र, इटर्नल नेशन। लेकिन ये गलत कहा जाता है कि भारत का जन्म हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो पाकिस्तान का जन्म हुआ एक्चुअली 15 अगस्त 1947 को, भारत का विभाजन करके। तो भारत एक अजर अमर राष्ट्र है, यानी हमेशा से रहता आया हुआ और हमेशा तक रहने वाला। देयर आफ्टर द ब्रिटिश पार्लियामेंट विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर देम। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान के ऊपर कोई भी ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल नहीं रहेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। द ब्रिटिश सुप्रीमेसी और द प्रिंसली स्टेट्स विल ऑल्सो कम टू एन एंड। अभी देखिए इसमें भी क्या चाल की उन्होंने, ब्रिटिशों ने। उन्होंने कहा भारत और पाकिस्तान दो टुकड़े करेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन भारत में 565 छोटे छोटे संस्थान थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, छोटे छोटे राजाओं के राज्य थे। उन्होंने कहा वो भी आजाद हो गए 15 अगस्त 1947 के बाद। मतलब भारत जब स्वतंत्र हुआ था तब 565 अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू बने थे वो तो केवल दिल्ली और थोड़ा बहुत गुजरात, मुंबई के आसपास का रीजन, बंगाल के आसपास का, मद्रास मतलब चेन्नई के आसपास का, ऐसा कुछ रीजन के प्राइम मिनिस्टर थे वो। बाकी भारत टुकड़ों में बटा हुआ था, वहां के राजाओं का राज आया था वहां पर। तो उन्होंने ये भी, ब्रिटिशों ने ये प्रोविजन कर दिया था कि भारत स्वतंत्र होने के बाद टुकड़ों टुकड़ों में बट जाए और कभी एकत्रित ना हो। लेकिन हमारे मजबूत नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने पूरे 565 प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज किया, भारत में भारत के नीचे लाया, एक ही झंडे के तले उन्हें लाया, भारत सरकार के नीचे, भारत में मतलब मिलने के लिए उनको बताया गया, कन्विंस किया गया, किसी को समझाया गया, किसी को मतलब डंडा लेकर बताया, किसी को अच्छे तरीके से समझाया। तो आज जो भारत हम देख रहे हैं यूनाइटेड, उसके पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का हाथ, बहुत ज़्यादा हाथ है। नहीं तो भारत 15 अगस्त को भी टुकड़ों में ही बटा था। द एक्ट प्रोवाइडेड देम द राइट टू आइदर ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। प्रिंसली स्टेट्स को यह अधिकार दिया गया था कि आप या तो पाकिस्तान ज्वाइन हो जाइए, या भारत को ज्वाइन हो जाइए, या इंडिपेंडेंट रह जाइए, स्वतंत्र। तो 565 स्वतंत्र राजाओं के संस्थान आए थे, जैसे कोल्हापुर संस्थान था, सातारा संस्थान था, जो हैदराबाद संस्थान था, हैदराबाद निज़ाम रूल था, फिर गुजरात में भी जूनागढ़ था। ऐसे कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था भारत, लेकिन इन सभी को यूनाइट करने का क्रेडिट जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। India gains independence. As per the Indian Independence Act, India was granted independence on 15th of August 1947. 15 अगस्त 1947 से भारत को स्वतंत्र घोषित किया गया। A meeting of the Constituent Assembly was going on in the Hall of Parliament House in Delhi in the midnight of 14th of August 1947. 15 अगस्त 1947 को पार्लियामेंट हमारे दिल्ली के संसद भवन में केंद्रीय कक्ष में, मतलब सेंट्रल हॉल में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग भरवाई गई और मध्य रात्रि 12 बजे एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर इंडियाज डिपेंडेंस केम टू एन एंड। भारत का जो ब्रिटिशों पर डिपेंडेंस था वो समाप्त हो गया। द यूनियन जैक ऑफ ब्रिटेन वॉज लोवर्ड एंड इट्स प्लेस द ट्राइकलर इंडियन ट्राइकलर फ्लैग वॉज अनफर्ड। ब्रिटिशों के झंडे का नाम है यूनियन जैक, वो नीचे लाया गया और हमारा भारतीय तिरंगा ऊपर लहराया गया। इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द 150 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश स्लेवरी। एक्चुअली यहाँ पर ब्रिटिश स्लेवरी होना चाहिए, क्योंकि हम 150 वर्षों के लिए ब्रिटिशों के गुलाम थे। उससे पहले 600-700 साल जो अरब थे, तुर्क थे, उनके गुलाम थे, उनको उनके नीचे गुलाम रखा गया था। तो इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द 150 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश स्लेवरी।
द जॉय ऑफ अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम वॉज नॉट अनटिंटेड। देखिए, स्वतंत्रता मिलने का आनंद तो था, लेकिन भारत के टुकड़े भी करवाए गए थे, भारत के टुकड़े भी किए गए थे, तो इसका दुख भी था। तो इस पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी मतलब 14 अगस्त 2021 से 14 अगस्त 2021 से हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर मनाने को आह्वान किया है, उसको घोषित किया गया है। यानी पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, मतलब पार्टीशन के दौरान जो भी दंगे हुए थे, जो मारकाट हुई थी, खून की नदियां बही थी, तो उसका हमें स्मरण करना चाहिए। इसलिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर मनाया जाना चाहिए, ऐसा घोषित किया गया है। इंडियन पीपल वेर ग्रीव ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ द कंट्री एंड द टेरिबल वायलेंस ड्यूरिंग दैट पीरियड। 20 लाख लोग मरे थे, कैन यू इमेजिन, 20 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, गांधी जी वॉज स्ट्राइविंग हार्ड इन बंगाल। बंगाल में, कोलकाता में बहुत ज्यादा दंगे हो रहे थे, लोगों को मारा काटा जा रहा था, और गांधी जी वहां पर गए थे उस दंगों को शांत करने के लिए। विद इन 6 months ऑफ अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिया, गांधी जी वॉज ब्रूटली असैसिनेटेड बाय नाथुराम गोडसे ऑन 30 जनवरी 1948। तो गांधी जी का जो ये था, उसके गांधी जी के विचार से बहुत से लोग डिसएग्री करते थे। बहुत से लोगों को लगता था कि गांधी जी के विचार जो है गलत है, उससे देश का नुकसान हो रहा है, और उनके कारण ही देश के टुकड़े हुए वगैरह बहुत से लोगों को लगता था। तो ऐसे ही विचार करने वाले एक व्यक्ति नाथुराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी 1948 30 जनवरी को, और उनका वध कर दिया। और इससे पहले भी गांधी जी को मारने के प्रयास हो चुके थे 2-3 बार। मतलब बहुत से लोगों के मन में बहुत रोष था गांधी जी के खिलाफ। गांधी जी स्ट्रो डे एंड नाइट टू प्रिजर्व हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द सेम। तो गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी लाने के लिए काफी प्रयास किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।